बच्चे होते हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको कहना चाहूँगा पहले आपको बेसिक चैप्टर्स करना होगा। और अगर आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले बेसिक चैप्टर करेंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हम सैलरी चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं एक बार फटाफट से मैं रिवीजन की तरीके से चलता हूँ कि सैलरी चैप्टर में क्या क्या है नहीं है। सैलरी चैप्टर को मैंने बांटा था एक डिडक्शन, और डिडक्शन के अंदर मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स अभी नहीं कराया है। अलाउंसेस के अंदर देखा जाए तो फुल्ली टैक्सेबल, स्पेशल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कर लिया। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से थे मैंने बताया था वहां पे कि कौन कौन से अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगते। स्पेशल अलाउंसेस में मैंने रखा था जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एचआरए वगैरह ये। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जैसे कि हमारा क्या हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सब। इसके बाद एक हमारा परक्विजिट्स भी होता है और एक रिटायरमेंट बेनिफिट, दो ही चीज हैं। तो पहले हम रिटायरमेंट बेनिफिट को पढ़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट को पढ़ने के बाद फिर आगे हम जाएंगे परक्विजिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में से एक पार्ट प्रोविडेंट फंड है, जो कि ना तो अलाउंसेस का पार्ट है ना तो रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ पार्ट हद तक मान सकते हो। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोविडेंट फंड। आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ना बहुत तरीके के हैं जिसमें से पहले हम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉयर यानी जहां पे आप जॉब करते हो, सपोज करो आप इस फैक्ट्री है ये, और ये फैक्ट्री या मान लो या ऑफिस मान लो, यहां पे आप जॉब करने जाते हो। ये मान लो एम्प्लॉय है और यहां पे एम्प्लॉयर है, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो है वो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जॉब करता है। और आप अच्छे से जानते हो कि जॉब जो करते हैं सेक्शन 28 टू सेक्शन 38 6, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जो आपका ये एम्प्लॉय है और आप हो एम्प्लॉयर, तो आप जब काम करोगे तो एटलीस्ट 60 साल तक उम्र तक आपको काम करने की परमिशन है। 60 साल में देखा जाए तो आप अपने जीवन का पूरा लाइफ, क्योंकि अगर मैं 60 के बाद आपको बोलूं कि कुछ अचीवमेंट करने के लिए या कुछ करने के लिए, 1% की बात नहीं कर रहा, जो कि हो जाता है, कुछ कर भी लेते हैं। मैक्सिमम लोग बोलेंगे अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है, अब क्या करेंगे, मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है, अब करने हम क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये ओपिनियन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या देखा, गवर्नमेंट ने देखा यार अगर ये एम्प्लॉय 60 साल काम करेंगे तो ऐसे देखा जाए तो हर दिन बहुत सारे पर्सन इतनी पॉपुलेशन में है जो कि ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि ये जब ओल्ड एज पे चले जाएंगे और पूरे जीवन भर काम भी कर लेंगे तो हमें इनकी अब मदद करनी पड़ेगी। यानी गवर्नमेंट सोचता है हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी चाहे अनचाहे। अब मान लो जिसके बच्चे हैं वो तो बच्चे संभाल, जिनके बहुत सारे तो ऐसे भी है ना जिनके बच्चे भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने मैरिड नहीं किया, तो अब उनको कौन संभालेगा। तो वो सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, गवर्नमेंट। और वोट देने की कोई उम्र है नहीं, तो गवर्नमेंट ने देखा अगर हम कुछ गलत करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसा कुछ पॉलिसी, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जब ये रिटायर हो, जब अपनी नौकरी को छोड़ के जाएं, जब ये रिटायर हो तो इनको इतना पैसा दे दें कि ये अपने लिए घर खरीद ले, या अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर ले, और या फिर वो अपने लिए फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा दुकानदारी या व्यापार स्टार्ट कर ले। मतलब कुछ इन्हें पैसे देने चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, और हम नहीं दे सकते पैसे इनको। तो इसने बर्डन जो है अपने ऊपर से हटा के, इसने अपने ऊपर से बर्डन हटा दिया, और अपने ऊपर के बर्डन को हटा के पता है किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसने
इसने कर दिया सीधा सीधा, ये जो बर्डन था ये सीधा शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर। बोला भैया हम तो छुटकारा पा लेते हैं, जो मेरे ऊपर बर्डन है इस पे डाल देते हैं। एक रूल बना दिया कि भाई ऑफिस वालों, एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय तुम्हें अपने जीवन का सारा टाइम दे रहा है, तो इसलिए आपको तुम्हें पूरे जीवन तो ख्याल रखना ही रखना है इसका, और इसके बच्चे का, इसके बीबी का, सबका ख्याल रखना है, और इसके जब रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और वो कैसे रखना पड़ेगा, वो आप इसको एक एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट देंगे, एक अच्छा खासा अमाउंट देंगे, और जो अमाउंट हम आपको देंगे उस अमाउंट से वो कोई बिजनेस कर ले, और साथ के साथ हर महीने आपको एक पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता रहे, जिससे आप ओल्ड एज के टाइम पे आपका जीवन चल पाए। कुछ ऐसा दिमाग लगाया। तो इसने बोला कि भाई देख, मैं तेरे को बताता हूं, जितनी सैलरी है इसकी, अगर इसकी सैलरी मान लो 10,000 है, इसकी सैलरी 10,000 है, तो बोला कि अभी इसे 10,000 दोगे तो ये खा पी के खत्म कर देगा। अगर ये 25 साल की उम्र में है या 27 साल की उम्र में है, तो उस टाइम पे इसके पास पैसे बचने के चांसेस बड़े कम हैं। कोई मुसीबत आएगी, खर्च कर लेगा। तो एक काम करो, इसको 10,000 मत दो, इसमें से सपोज करते हैं कि इसमें से तुम ना 1,000 रुपए काट लो, और इसको पता है कितने दो, इसको 9,000 ही दो। तो जो इसको 10,000 देने थे वो यहां तक पहुंचते पहुंचते 10,000 नहीं, अब एम्प्लॉय के हाथ में कितने जाएंगे, 9,000। और एम्प्लॉय को ऐसे बोलो कि भाई देखो, तुम्हें 10,000 मिलते, 1,000 रुपए तुम्हारे लिए हम जमा कर रहे हैं पीएफ के अंदर। किसको, उसका नाम दिया गया, गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाया जिसका नाम दिया गया, वैसे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, इसको बोला गया हमारा प्रोविडेंट फंड। इसको क्या बोला गया, हमारा प्रोविडेंट फंड। बोला ऐसे बोलना उसको, प्रोविडेंट फंड में तुम्हारे 1,000 जमा हो गए, और जब तुम चाहो तो निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट पे निकालोगे, जब चाहो निकाल सकते हो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट निकालना तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा ब्याज के साथ। तो ऐसे क्या करता है, एम्प्लॉय भी लालच में आ जाते हैं। लेकिन एम्प्लॉय बोलता है यार तुम मेरे पैसे मुझे दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये मान रहे हैं, इसको मनाने के लिए थोड़ा सा और इनको कुछ देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर को बोला भाई तुम एक काम करो, तुम अपने जेब से भी यहाँ 1,000 दो। तो जब 2,000 बोलोगे ना कि तुम्हारे कटे 1,000, लेकिन तुम्हारे नाम से जमा कितने हो गए, 2,000, तो एम्प्लॉय बोलेगा ये बढ़िया है, तुम 1,000 की जगह 1,500 काट लो। अब फिर 1,500, फिर तुम भी कितने डालोगे, तो कितने हो जाएंगे, 3,000। बहुत सारे एम्प्लॉय तो ऐसे बोलते हैं मेरी सैलरी रख लो, अब मत दो मुझे आप, क्योंकि उसका डबल होने का चक्कर है। तो ऐसे ही यहां पे भी, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम सारी सैलरी कटवा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो तो बोलो 10,000 तो आप जमा कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा थोड़ी है 10,000 मिलाएगा। एम्प्लॉयर को मैक्सिमम लिमिट दिया कि तुम 12% से ऊपर दे ही नहीं सकते। कितना लिमिट रख दिया, मतलब 10,000 सैलरी है तो तुम 1,200। अब इसने क्या करा, 10,000 जमा करा दिया, तो एम्प्लॉयर 10,000 जमा कराने के लिए लाइबल नहीं है। कितना जमा कराएगा, 1,200। अगर एम्प्लॉयर अपनी खुशी से बोलता है मैं तो 1,500 जमा करा रहा हूं, तो जो 300 रुपए एक्स्ट्रा उसने जमा कराया वो टैक्सेबल कर देंगे वो गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात तो जो प्रोविडेंट फंड में जमा होगा पैसे, उसके अंदर दो लोगों के पैसे हैं। एक तो आपका ये वाला पैसा किसका है, आपका एम्प्लॉय का, और ये वाला पैसा किसका है, एम्प्लॉयर का। और दोनों जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, इक्वल। वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि इस पैसे को आप उठाओ और इस पैसे को जमा कर दो यहां पे 1,000 और प्लस 1,000 यहां जमा कर दो। और जब आप ये, और ये भी किसकी संस्था है, ये गवर्नमेंट की संस्था है, ईपीएफ। और जब आप यहां पे जमा करोगे तो हम इसके ऊपर आपके पैसे तो संभाल के रखेंगे ही रखेंगे, और प्लस आपको 9.5% के हिसाब से सालाना हम आपको ब्याज भी देंगे। कौन देगा, हमारा प्रोविडेंट फंड। तो अब देखो डबल फायदे हो गए आपके। आपके एक तो पैसे भी जमा हो रहे हैं। अब क्या करेंगे वो, मान लो आपका 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, पूरे 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, और 1 करोड़ जमा होने के बाद वो आपको क्या करेंगे, सपोज करो आपकी उम्र 60 साल हो गई, तो वो आपका अंदाजा लगा लेते हैं कि 60 के बाद उम्र कितनी रहती है, 80 मैक्सिमम। 80 क्या है, मैक्सिमम। कोई निकल जाए 100 साल अलग बात है, नहीं तो लोग तो 61-62 में ही निकल लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या हिसाब लगाया कि भैया 1 करोड़ रुपए इनका टोटल जमा हो गया। मैंने तो छोटा अमाउंट लिया, भैया आप कितने साल जमा कर रहे हो, आप 20 साल की उम्र से नौकरी पे, 22 साल की उम्र से नौकरी पे लग जाते हो, 22 साल से, और 22 से 60 यानी 40 साल, लगभग लगभग 38 से 40 साल।
और हर महीने आप 2-2 हजार जमा कर रहे हो, 40 साल तक जमा कर रहे हो, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो बहुत सारा पैसा बन जाता है ये। और अब जब आप रिटायर हुए तो आपको कितना दे दिया इन्होंने, सपोज करो 1 करोड़ रुपए दे दिया, ये लो 1 करोड़ का 50 लाख रुपए दे दिया, तो आप भी खुश हो गए, चल यार ठीक है, अब इकट्ठा अमाउंट आया 50 लाख, इससे हम कुछ कर सकते हैं। और उस 50 लाख का इनका पेंशन बना दिया जाता है कि हर महीने देंगे, और हर महीने और देंगे तुम्हें। तो आपको क्या लगता है, यार बढ़िया है यार, हर महीने मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हर महीने गवर्नमेंट आपको देती है ना, तो गवर्नमेंट का बड़ा फायदा होता है। अगर आप 20 साल का उन्होंने टेन्योर निकाला, 20 साल के हिसाब से सब हिसाब किताब लगाया, अगर आप 18 साल जीते हो तो 2 साल का तो गवर्नमेंट को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अगर आप 22 साल जी जाते हो तो गवर्नमेंट का 2 साल का नुकसान होगा। यहाँ पे ज्यादातर केस में पेंशन योजना में गवर्नमेंट का क्या होता है, हमेशा फायदा होता है, क्योंकि वो आपके पैसे को किस्तों में दे रहा है। आप समझो ना, अगर आप 10,000 रुपए महीने कमाते हो, 10,000 रुपए महीने, तो साल के कितने हो गए, 1,20,000, और 10 साल के कितने हो गए, 1,20,000 से जोड़ो तो 10 से जमा करोगे तो 12 लाख रुपए, यानी 12 लाख रुपए आपको हर महीने 10-10 हजार मिल रहे हैं। और इसी तरीके से आपको अगर 20-20 हजार देने तो 24 लाख रुपए। अगर मैंने आपके 20-25 लाख रुपए रोक लिए और आपको 20-20 हजार दे रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है, राइट। और आपको 20 सालों के लिए आपको क्या मिलेगा, 10 सालों के लिए 20-20 हजार मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल में डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट का सीधा वो जो 5 साल के पैसे रख के बैठी थी वो तो सारा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने 10 लाख रुपए बचाए थे और सोच रहे थे 10-10 हजार 5 सालों तक देंगे, और आप 2 साल में आपके यहाँ से रिलेटिव जो है आपके ये नहीं रहे, तो 5 साल तो नहीं ले पाए, तो ये लीजिए 5 साल का, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस हिसाब से देखा। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये इसका प्रोटेक्शन करा है गवर्नमेंट ने, किसका प्रोटेक्शन किया यहाँ पे, एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉय क्या हो गया, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है कि यार ठीक है, जो कमा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, और एक हिम्मत बनी रहती है कि मुझे पेंशन भी मिलेगा और एक पीएफ भी आएगा। अब यहाँ पे बेचारा एम्प्लॉयर फंस जाता है, एम्प्लॉयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया, आया ही नहीं आया, क्या बर्डन आ गया एक्स्ट्रा, अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। प्लस एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ जाएंगे। अब आप देखोगे कोई आप में से जॉब कर रहा होगा, सर हमारा तो पीएफ नहीं कटता, तो इसके भी रूल है कि अगर 20% और मोर जहां पे होगा एम्प्लॉय, 20 से ज्यादा पर्सन, वहीं पे पीएफ एप्लीकेबल होता है। और 20% से जहां कम होगा, सॉरी 20% से जहां कम होगा वहां पे नहीं होगा। इसके रूल हैं आपके, आप वो लॉ में पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, विद एड ऑफ द पावर, विदाउट एड ऑफ द पावर, किस किस कंपनी पे पीएफ एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा, वो देखोगे। और अपनी मर्जी से तो आपके पास अगर एक एम्प्लॉय हो तो उसका पीएफ काट के आप जमा करा सकते हो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के। अब चैलेंज क्या आया कि इस कंपनी को हर बार डिपॉजिट करना पड़ता था किसके पास, एक गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमारा जो है ना 1952 पीएफ एक्ट है, ईएसआई एंड पीएफ एक्ट है जो बना था, इस कानून के अंडर वो क्या करते हैं, यहां पे पैसे जमा कराते हैं। अब जब यहां पे पैसे ये जमा करा रहे हैं तो सरकार इसको ब्याज कितना दे रही है, सिर्फ 9.5%। लेकिन यहां पे इस एम्प्लॉयर ने क्या करा, बड़ा टेंशन ले लिया यहाँ पे कि भैया ये तो हर बार जाओ रिटर्न फाइल करने, और यहाँ का कोई भी ऑफिसर आ जाता था, दिन भर बैठा रहता था, ये फाइल दिखाओ, एम्प्लॉय की ये रसीद दिखाओ, पीएफ काट रहे हो, बड़ा परेशान सा टाइप का करता था। तो एम्प्लॉयर ने फैसला किया, यार मैं अब ना ये जो पीएफ ऑफिस में पैसे जमा ही नहीं करूंगा, मैं अपने पास ही जमा कर लेता हूं, और मैं लास्ट में वैसे ही दे दूंगा जैसे पीएफ ऑफिस दे रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने पास जमा करना है, हम मना नहीं करेंगे, करिए, लेकिन हमारे से बेहतर कुछ करिएगा तभी देंगे आपको। यानी ये 9.5% दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा अपने पास करना है, अब 10 दे दीजिए एम्प्लॉय को। हम 9.5 दे रहे हैं, हमारे पास छोड़ने में बोल रहे हो, तो आप 10 दे दीजिए, हम मान लेंगे हम बेकार, आप अच्छे अपने पास जमा करिए। और फिर हमारा 1% हर महीने या 6 महीने में आपके यहाँ विजिट करके चला जाएगा कि आप पैसे को कहीं इधर उधर खर्च तो नहीं कर रहे। पता लगा आपने 20 सालों तक एम्प्लॉय को अपने पास काम करवा लिया, काम करवाने के बाद लास्ट में पता चला कंपनी बंद हो रही है और उसके पीएफ का पैसा भी उड़ा दिया, तो वो चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 तरीके का पीएफ निकल के आ गया, एक जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया इस एक्ट के अंदर और वहां जमा करवा रहा हूं, और एक वो हो गया जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं अपने पास ही जमा करवा रहा हूं। तो पीएफ के अगर टाइप पूछे जाए तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 2 टाइप हो गए, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी एक रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड, एक अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड। और पीएफ में किस किस का पैसा होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है, एक, और जब रिटायरमेंट होगा तो ये पैसे सारे इकट्ठे मिलेगा, एक बार में सारा का सारा पैसा आप निकाल सकते हो, बीच में भी निकाल सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से।
तो अगर मैं बोलूं प्रोविडेंट फंड, अगर मैं बोलूं प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड दो तरीके के हो गए। एक हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक हो गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा URPF, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल दूंगा RPF। ठीक है ना? अब आप मुझे पहले ये बताओ, क्या आप इसमें पहले डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो रिकॉग्नाइज कौन सा है और अनरिकॉग्नाइज कौन सा है? रिकॉग्नाइज वो है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, गवर्नमेंट उसके पास आता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अनरिकॉग्नाइज मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। और हम रजिस्ट्रेशन कब नहीं कराएंगे? जब हम गवर्नमेंट के रूल से बेहतर, जैसे टाटा कंपनी हो गई, ये बोलती है गवर्नमेंट तो कम देती है, हम लोगों का वेलफेयर सोच रहे हैं, तो वो अपने पास भी बना लेती है, तो उससे बेटर, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब भैया पैसे जो पीएफ के हैं, दो जगह दो चीजें हैं यहां पे। एक तो पैसे आप जमा करोगे, एक पैसे निकालोगे, यानी एक पैसे आपका डिपॉजिट करोगे और एक पैसे आप विड्रॉ करोगे। एक डिपॉजिट करते हो और एक विड्रॉ करते हो। तो जब आप डिपॉजिट करोगे तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ पार्ट टैक्सेबल किया, यहां पे आपका टैक्सेबल होता है कुछ पार्ट, रूल के हिसाब से कितना होगा अभी देखेंगे। और जब आप विड्रॉ करोगे तो बोला कि भैया जब तुम जमा कर रहे थे तुमसे हमने टैक्स ले ही लिया, ले लिया ना जमा करते टाइम पे, और यही पैसा सेम निकालोगे अगर हम फिर टैक्स ले लेंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा ना वो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, विड्रॉ पे बोलती है यहाँ पे फुल्ली, यहाँ पे नॉट टैक्सेबल, यहाँ पे कोई टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। समझे बात? यानी आप पीएफ में पैसे जमा कर रहे हो तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, कैसे लेगी भी सारी बातें बताऊंगा। और जब पीएफ से पैसा निकालोगे, और निकालोगे कब, रिटायरमेंट के बाद, तो गवर्नमेंट क्या कहती है उस सिचुएशन में, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपसे जमा करते टाइम पे हमने टैक्स ले लिया था, तो अब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यहां पे डिपॉजिट करोगे तो गवर्नमेंट बोलती है भैया डिपॉजिट करने में तो हम उलझ जाएंगे, यहाँ पे हमें पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारा एम्प्लॉयर हर महीने हर बार नए नए कानून बना रहा है, तो उस कानून में तो हम फंस जाएंगे। तो बोला अब टैक्स नहीं लेंगे हम आपसे, नॉट टैक्सेबल। लेकिन हाँ, जब आप पैसे को निकालोगे ना, विड्रॉ करोगे, तो बोलेगा इकट्ठा हम एक बार आपके सारा हिसाब किताब बना के टैक्स ले लेंगे। तो विड्रॉ जब करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, टैक्सेबल। पहले तो ये समझो, और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है कि भैया एक पैसे पे तो सरकार एक ही बार टैक्स लेगी ना, ऐसा थोड़ी एक पैसे पे चार बार टैक्स ले ले आपसे। एक बार आपसे जमा करते टाइम पे ले लिया तो निकालने पे नहीं लेंगे भाई, और जमा करते टाइम पे आपसे ले ही नहीं रहे टैक्स, तो निकालने पे हम ले लेंगे। टैक्स एक ही बार लगना है आपके इनकम के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर पढ़ेंगे हम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज आरपीएफ। आरपीएफ, अगर हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो बट ऑब्वियस है मैं निकालते टाइम पे कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा टैक्स ही नहीं लगता, बस बात खत्म, रूल खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन जमा करते टाइम पे टैक्स लगेगा। तो जब आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करेंगे तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है। पीएफ में दो चीजें हैं, एक है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पता है क्या होता है? वो जो मैंने बताया था 1,000 रुपए उसके सैलरी में से काट के जमा कर दिया, दैट इज कंट्रीब्यूशन। और एक होता है हमारा इंटरेस्ट। एक क्या होता है कंट्रीब्यूशन, एक क्या होता है हमारा
इंटरेस्ट। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दो लोगों के कंट्रीब्यूशन है। किस किस के कंट्रीब्यूशन है? दो लोगों के कंट्रीब्यूशन है। एक है एम्प्लॉयर का, या एम्प्लॉय कह देता हूं, डबल ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक है ना, या पूरा ही लिख देते हैं। एक हो गया हमारा एम्प्लॉय, एक हो गया एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को मैं डबल ई से, एम्प्लॉयर को ई आर कहूंगा मैं, और इसको तो कंट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हो कि पैसा हम जमा करवा रहे हैं। तो दोनों ने डाला, मालिक ने भी डाला और मैंने भी डाला। और मजे की बात पता है क्या, इस जगह पे मैं एम्प्लॉयर को जो मैंने रखा होगा जॉब पे, तो मैं बोलूंगा तेरी सैलरी पता है कितनी है भाई? तेरी सैलरी 10,000 है। तो जब मैं इसका बेसिक सैलरी लूंगा, तो बेसिक सैलरी मान लेते हैं इसका, क्या मानूंगा मैं? 10,000। लेकिन इसको मिले कितने? बोलूंगा भाई 9 तेरे को दे दिए और एक तेरे नाम से जमा कर रहा हूं, तो तेरी सैलरी कितनी होगी? लेकिन आज करके एम्प्लॉयर चालू हो गए, वो बोलते तेरी सैलरी 11,000 है। हाँ, और आपको जब देंगे ना स्लिप, तो बोलेंगे भैया तेरी सैलरी 11,000 है। आप बोलोगे लाओ 11,000, बोलेंगे 9,000 ले भाई तू। 1,000 देख तेरे पीएफ में तेरे जमा कराएं, और 1,000 हम दे रहे हैं वो भी तेरे में से काटेंगे। और वो चीज बताते नहीं, वो सीटीसी का पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कंपनी का पार्ट होता है कि सीटीसी वर्ड यूज करते हैं वहां पे। तो वैसे रियल लाइफ का बताएं, नॉर्मल लाइफ में भाई तेरी सैलरी कितनी है? 10। तो आप एक बात बताना, जब इसकी बेसिक सैलरी मैंने 10 लिया होगा, तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो बेसिक सैलरी मैं 10,000 लूंगा। तो ये जो एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन है, यानी जो नौकर वाला कंट्रीब्यूशन है, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए यहां पे? अब दो चीजें हैं, क्या इस 10,000 में एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है या नहीं है? है। तो क्या मैं दोबारा से यहां पे 1,000 लिख दूं क्या एम्प्लॉय वाला? नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर वाला क्या इसमें जुड़ा हुआ है? तो मेरा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय वाले पार्ट को गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं तेरे से तो वैसे ही टैक्स ले रहा हूं, तो तेरे से टैक्स नहीं लूंगा, नॉट टैक्सेबल। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे एनकरेज करना है आपको आपको तो तुम्हें इसका ना बेनिफिट दे दूंगा। अगर टोटल इनकम तुम्हारी बन रही होगी ना, तो यहां डिडक्शन दे दूंगा। डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंडर। ये जब हम डिडक्शन को चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि 80C में डिडक्शन, यानी जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे टैक्सेबल तो नहीं लगता, बल्कि उल्टा इसका डिडक्शन मिल जाता है। और किस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाता है? 80C। और जितने भी डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक, ये ओल्ड रिजिम वालों के लिए, न्यू वालों के लिए है ही नहीं। तो न्यू रिजिम के केस में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओल्ड के केस में इसको मिलेगा। डिडक्शन का मतलब होता है जब टोटल इनकम होता है तो उसमें से गवर्नमेंट बोलती है चलो थोड़े पैसे माइनस कर लो, हम अलाउड कर रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर का होगा तो गवर्नमेंट ने बोला अब टैक्सेबल करेंगे, इसको टैक्सेबल करेंगे, मिल रहा है। लेकिन इसको टैक्सेबल करेंगे इन एक्सेस ऑफ 12%। यानी 12% से अगर आपको ज्यादा दिया जा रहा है, अगर 10,000 सैलरी है तो आपको अगर 1,000 रुपए पीएफ में डल रहे हैं तो 10% ही हुआ, नहीं लेंगे इस पे टैक्स। अगर 1,300 है तो 12% से ज्यादा है तो 100 रुपए टैक्सेस ले लेंगे हम। कितने ले लेंगे? यानी 12% अमाउंट से जहां ज्यादा एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा तो उस पार्ट पे हम क्या करेंगे? ले लेंगे टैक्स। लेकिन 12% किसका सर? 12% यहां पे है सैलरी। और मजे की बात, सैलरी चैप्टर में हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग है। तो सैलरी क्या होगा सर? यहां पे बेसिक प्लस डीए, और ब्रैकेट में आर जब मैं कर दूं तो समझ जाना रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स कमीशन, फिक्स परसेंटेज कमीशन, ये लेंगे फिक्स परसेंटेज कमीशन। कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि इसका डिडक्शन मिल जाता है कहां? 80C में। एम्प्लॉयर का टैक्सेबल होगा 12% से ऊपर। 12% किसका? सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्लस में फिक्स कमीशन।
और बोला सर जो इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ इंटरेस्ट भी तो आपका फायदा है ना, इंटरेस्ट भी आपका फायदा है, तो इंटरेस्ट भी सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा और इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 9.5%। यानी 9% तक अगर आपको ब्याज मिलता है, 9.5% तक, तो कोई बात नहीं है। 9.5% से अगर ज्यादा ब्याज मिल गया किसी कारण से आपको, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम कर देंगे टैक्सेबल, उसके लिए कर देंगे हम टैक्सेबल। जितनी बातें मैंने लिखी है वो किसके लिए, हमारे कौन से प्रोविडेंट फंड के लिए, ये आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमारे प्रोविडेंट फंड कितने तरीके के हैं, एक रिकॉग्नाइज, एक अनरिकॉग्नाइज, इसके अलावा भी 3 तरीके के और हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होता है हमारा सुपर एन्युएशन फंड, ठीक है, मतलब वो अलग से हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले हम बेसिक वाला कर लेंगे, फिर इसके साथ साथ हम अलग वाला करेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स पता है आपको कब समझ में आने वाला है, जब मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर दूं यहाँ पे लेके, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करा दूंगा बुक में, प्रोविडेंट फंड के आसपास ही होगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। जिन बच्चों के पास है बुक में से बता दीजिए, नहीं तो मैं इतनी देर में लिख लूंगा फिर मैं। नहीं मिला तो मिल गया। चलो एक मैंने अपना एक एग्जांपल दे दिया है। सर सोल के भी सेम है क्या, बिल्कुल एसओएल वाले स्टूडेंट के लिए भी कुणाल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली। एक बच्चे का है विशाल चौधरी का, शायद वो पीजीबीपी के कुछ सेक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर हम बाद में देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सामने है आपके, करना कैसे है आपको, और हम मान के चल रहे हैं कि ये दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, ये दिल्ली में रह रहा है। एक ही लाइन खींच लेंगे, चलिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर मिस्टर एक्स, नीचे असेसमेंट ये डाल देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट बेसिक सैलरी बेसिक, बेसिक कितने बताए मैंने, 50,000 पूरे 12 महीने, तो 6 लाख। डियरनेस अलाउंसेस डीए, और ये सारा ब्रैकेट में आर लिखा है तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, तो 10,000 इंटू में 12। इसके बाद एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस, मैं एक कॉलम और ड्रॉ कर देता हूं यहाँ ओल्ड और न्यू के नाम से। यहाँ पे कर देते हैं ओल्ड, यहाँ कर देते हैं न्यू, 6 लाख। एच आर ए 10,000 पर मंथ, यानी एच आर ए मिला 1,20,000। न्यू में तो भैया सीधा 1,20,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन ओल्ड में सीधा टैक्सेबल नहीं होता, आपको याद होगा पिछली क्लासेस ली आपने, हमें यहाँ पे एग्जिम्पशन अमाउंट निकालना पड़ेगा। एग्जिम्पशन अमाउंट क्या होता है, लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ, 3 पॉइंट चेक करना होगा। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, नंबर 2 10 आपका रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 50% ऑफ सैलरी। जो तीनों में से कम होगा उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो आइए इसका निकाल लेते हैं एक बार। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट किसका, एच आर ए का। पहला एक्चुअल रिसीव, तो दैट इज 1 लाख। फिर रेंट पेड, रेंट पेड कितना लिखा है मैंने ब्रैकेट में, देखो मैंने लिखा था 6,000, तो 6,000 और इंटू में 12 इंटू 12, माइनस करेंगे हम सैलरी का कितने परसेंट, 10%। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग होगा
बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट, कमीशन है नहीं तो उसे छोड़ देंगे। तो बेसिक कितना था 6 लाख और डीए था 1 लाख, यानी टोटल सैलरी बन गया 7 लाख। तो यहाँ माइनस कर देंगे 7,20,000 का कितना होता है 72,000। 7,20,000 का कितना होता है 72। तो ये कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, और पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा 50%। तो किसका 7,20,000 का। तो ये आ गया 3 लाख, 3,10,000, 3,60,000, 360। अब जो इन तीनों में से कम होगा ना वो माइनस कर देंगे, यानी वो क्या मिल जाएगा हमें एग्जेम्पशन। अब तीनों में से कम क्या आ रहा है हमारा 0, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन हमारे सवाल में नहीं मिलेगी। अगर मैं लेस एग्जेम्प्ट करूं तो कैलकुलेशन के बाद पता चला भैया माइनस नहीं हो सकता, दैट इज यहाँ पे बन जाएगा हमारा। हाँ, मैं सैलरी थोड़ा रेंट बढ़ा दूं ना, जैसे कि 7,000 कर दूं तो निकल के एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 1/20 इसका भी। इसके बाद है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस ये एक ऐसा अलाउंसेस है जो कि एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है, और इस अलाउंसेस में बच्चा सोचता है कि यहाँ पे कितना था 300 था 200। भैया सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हमेशा फुल्ली टैक्सेबल वाला पार्ट होता है। तो इस केस के अंदर आपको 300 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। तो 300 इंटू में 12, ये कितने हो जाएंगे 3600 और 3600। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो सर यहाँ पे 2 बच्चों के लिए 300 दिया जा रहा है, तो 300 इंटू में 12 कितने मिले आपको। एग्जेम्पशन कितना है 2 बच्चों के लिए 200 इंटू में 12 यानी 2400। तो टैक्सेबल कितना हो गया 1200 यहाँ। लेकिन ओल्ड वाले केस में, न्यू वाले केस में बोलता है भैया आपको पूरे कितने टैक्सेबल होगा 3600 रुपए। आगे कहता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है यानी आरपीएफ। आरपीएफ में देखा गया, बोला गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15% ऑफ सैलरी, और सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी सेम अमाउंट है। तो हमें रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सैलरी का कितना पार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 12%। 12% से जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। तो यहां पे 12 से एक्स्ट्रा 15 यानी 3% हिस्सा आपका क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो यहां पे हम लेंगे सैलरी, सैलरी पीछे ही निकाल लिया था, दैट इज हमने निकाल लिया 7,20,000 का 3% लेंगे। पहले ये समझ में आया 3 क्यों लिया मैंने, 3 क्यों लिया सभी को समझ में आया। 12% अलाउड था और 15 दे दिया, तो इसलिए 3 डिफरेंस आ गया। 7,20,000 का 3% दैट इज 21,000, सॉरी, और यहाँ पे 21,600। दोनों जगह पे इसमें न्यू और ओल्ड का कोई ऐसा रोल नहीं है, नहीं तो मैं नोट्स कराते टाइम पे ही लिख देता न्यू में मिलेगा या ओल्ड में नहीं मिलेगा। हालांकि अब ये आरपीएफ वाला ना पंगा खत्म हो चुका है, इसकी जगह पे हमारा अलग से प्रोविजंस, अलग से एनपीएस आ चुका है, हमारा एनपीएस स्कीम आ चुका है। तो ये वाला खत्म हो गया, लेकिन हम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखा जाए तो हमें 13,000 रुपए मिला। 13,000 में से गवर्नमेंट कहती है कि 9.5% तक हम तुम्हारा क्या कर देंगे माफ, बाकी का हिस्सा टैक्सेबल। तो अगर यहाँ पे 9.5% रेट होता तो मैं समझ जाता भैया पूरा ही माफ करो, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इसने इंटरेस्ट रेट 13% कर दिया है, इसका मतलब 9.5 से ज्यादा मिल रहा है तो कुछ हिस्सा तो इसका टैक्सेबल होगा। तो लेस यहाँ पे एग्जेम्प्ट करें, दो तरीके से कर लेते हैं। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा 9.5%, तो 13,000 कितने परसेंट के बराबर है 13, और एग्जेम्प्ट कितना होगा 9.5। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 13%। तो अगर हम 13,000 को डिवाइडेड बाय 13% कह लो या डिवाइडेड बाय 13 कह लो, जब हम डिवाइड करेंगे उस परसेंटेज से तो फुल अमाउंट आ जाएगा पूरा। उसको इनटू में 9.5 करेंगे तो भैया 9500 अमाउंट क्या आ जाएगा डिडक्टेबल आ जाएगा, और 9500 डिडक्ट करके क्या आ जाएगा 3500 रुपए। क्या आ गया 3500 रुपए टैक्सेबल। दूसरा ऐसे भी निकाल सकते थे, आप सीधा टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सीधा, आप देखो यहाँ पे आपको 13,000 मिला है, आपको कितना मिला है यहाँ पे 13,000 मिला है, तो आपका इंटरेस्ट ऐसे लिखते हैं आप, और 13,000 और डिवाइडेड बाय 13 कर देते, और कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है। तो 13 और 9.5 के बीच में डिफरेंस क्या है 2.5% का या 3.5% का, 3.5 का है। तो यहाँ इंटू में सिर्फ क्या करते
3.5, तो आप देखोगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा निकल के 3500। या तो आप इस स्टाइल में दिखा दीजिए, सीधा पार्ट टैक्सेबल कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए पहले पूरा अमाउंट लिखिए, उसमें से इतना पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9.5, बाकी पार्ट क्या कर दीजिए आप टैक्सेबल कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से अब आप आरपीएफ का आपको थोड़ा सा फंडा समझ में आ रहा होगा कि आरपीएफ की कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल और कुछ तो है नहीं, आ जाएगा ग्रॉस टोटल सैलरी, जीटीएस। ग्रॉस टोटल सैलरी निकालते हैं 6 लाख 7, 1,20,000, 20,000, 3,600, 1,200 और ये 3,500, ये 8,699,000। सब कुछ ठीक है, बस इसमें 1,200 2,400 और प्लस कर देते हैं, 8,723 लेस क्या कर दोगे बताइए, लेस क्या कर देंगे, डिडक्शन। डिडक्शन कितना है हमारा, कितने परसेंट, 50,000 है इसी का, और ये ओल्ड में भी और न्यू में माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 819 और ये आ जाएगा 822, ये आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। अब इसके ऊपर स्लैब रेट लगता है कि आपको कितना टैक्स देना है और कितना नहीं देना है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसके कुछ कैलकुलेशन। पहले यहां तक देखिए, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, यहां तक आपको क्लियर है या फिर नहीं है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करना चाहूंगा पहले क्लियर करने से पहले, क्योंकि जो मेरे मन में सवाल है वो मैं पूछ लूं। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल बदल सकता है, और बदल ये सकता है इस 15,000 की जगह पे आपको थोड़ा सवाल बना लिया जाए। आपको दे दें सपोज 1,08,000, कितना दे दिया, 1,08,000 दे दिया। अब 1,08,000 दे दिया यहां पे, तो अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सिनेरियो देखा जाए। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए तो हमारा बेसिक पे आ गया, वही रहेगा बेसिक पे। इसके बाद देखा जाए तो डीए आ जाएगा हमारा, वही रहने वाला है हमारा डीए। इसके बाद देखा जाए तो हमारा एचआरए, कोई बदलाव नहीं किया मैंने सवाल के अंदर, तो एचआरए भी यही रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो लेस एग्जेम्प्ट, जितना हमने पीछे कैलकुलेशन करके निकाला वही है। इसके बाद देखा जाए तो सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल, दोनों साइड कर दिया। इसके बाद देखा जाए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की भी वही कैलकुलेशन रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो आरपीएफ, आरपीएफ में थोड़ी सी बदलाव हो जाएगी। आरपीएफ में क्या बदलाव होने वाला है सर, आरपीएफ हमें जो अब बता रहा है वो डायरेक्ट अमाउंट बता रहा है 1,08,000, सीधा अमाउंट बता दी कि मैंने 1,08,000 डाले, परसेंटेज मैं नहीं बता रहा। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में लेस करोगे एग्जेम्प्ट। कितने एग्जेम्प्ट हो जाता है हमारा, 12%। किसका 12%, सैलरी का। और सैलरी हमारा क्या है, बेसिक प्लस डीए, जो कि हमारे हिसाब से 720 बन रहा है, 720 बन रहा है। तो 720 का 12% दैट इज 86,400 माइनस कर देंगे 1,08,000। तो अब आ गया हमारा 21,600। मैंने सवाल उसी हिसाब से बनाया कि मुझे इधर के साइड का टोटल चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो अब ऐसे होगा, समझे आप, दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने। कई बार अमाउंट दे सकता है, कई और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वही रहेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 13,000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 3.5 कर देते हैं, ये आ गया 13, और ये हमारा पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा। मुझे बस ये बताना था कि परसेंटेज वाले को कैसे ट्रीट करेंगे, और जब बिना परसेंटेज अमाउंट होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे। और चल कौन सा प्रोविडेंट फंड रहा है, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सर एग्जेम्प्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए, एग्जेम्प्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए।
एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट वाला पॉइंट आप इसकी बात कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, या फिर एचआरए से बात कर रहे हैं? चलिए अब पहले फटाफट बच्चों के डाउट ले लिए जाए। अभिषेक नेगी, यस अभिषेक बताइए। बताइए आपको वॉइस आ रही है? मेरी तो आवाज पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है? हाँ हाँ मेरे पास आ रही है वॉइस, बताइए। हाँ जी बताइए। एक है प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज, एक है अनरिकॉग्नाइज। तो अभी हम रिकॉग्नाइज वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आपका डाउट रिकॉग्नाइज वाले में है या अनरिकॉग्नाइज वाले में है? बताइए। हाँ जी। शायद वॉइस डिस्कनेक्ट करके आप चैट में लिख दीजिए। सर 3.5 ओके। आप इसकी बात कर रहे हैं कि 3.5 कैसे है, राइट दिया। 3.5 की बात करें तो हमारा, अगर इंटरेस्ट की बात करें, ये एग्जेम्प्ट का अमाउंट नहीं है, ये वाला अमाउंट है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा बोला गया है 9.5% एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर इसको 13 में से माइनस कर दें 9.5 तो बचेगा 3.5, सीधा टैक्सेबल पार्ट कर दिया। और यहाँ पे एग्जेम्पशन बोला गया है 12% सैलरी का हमारा हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने रूल में क्या लिखा है कि हमारा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 12%। यानी 12% के बाद वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा। तो इसलिए वहां पे मैंने क्या करा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। बताइए और किसी बच्चे का डाउट? एक बच्चे का था अभी, वो दोबारा पूछ सकते हैं। किसी का भी डाउट है तो अभी पूछिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बुक में सवाल कौन सा है? क्लियर है सब? हाँ एक बार दिखाना। 4.44। और किसी का डाउट है तो डाउट बोलिए। एक बच्चे का और आ गया सर। सर एचआरए जो एग्जाम्प्ट है वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। एचआरए में खुशी क्या है कि एचआरए एग्जामेशन मिलता है लोअर ऑफ। तो एचआरए में लोअर ऑफ क्या रूल देखा है आपने, पिछली 2-3 क्लासेस ली हैं तो उसमें देखो मैंने बताया था एचआरए कैसे एग्जामेशन मिलता है। तो पहले मैंने ये 3 पॉइंट लगाए है ना, इन 3 पॉइंट में से जो भी कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिसीव 120 था, रेंटल इनकम था 6,000, तो 6,000 इंटू में 12 किया तो रेंटल इनकम भी 72,000 आ गया। और 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी भी करा हमने तो वो भी 72 आ गया। तो इन दोनों में से जीरो हो गया। और क्योंकि दिल्ली में रह रहा था तो ये 360 आ गया। तो इन तीनों में से जो कम होता है हमेशा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो मेरे सवाल में देखो जो जीरो है इसलिए मैंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। और न्यू रिज्यूम में तो ये टेंशन ही नहीं है। कितने नंबर था? 4.44 तो होगा नहीं, 4.5 है। ये भी नहीं होगा, इसमें परकिजिट्स मिक्स है। ठीक है मैं अभी अपने ही क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा। बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट? अब हम आ जाएं किस पे? अभी हमने अगर ध्यान से देखें तो हम पढ़ रहे थे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में कौन सा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करोगे तो टैक्सेबल होगा, विड्रॉ पे टैक्सेबल नहीं होगा। जमा करने पे क्या टैक्सेबल होगा, जो हमने अभी देखा कि जमा करने पे एम्प्लॉयर का 12% से ऊपर वाला हिस्सा टैक्सेबल है और इंटरेस्ट पे 9.5 से ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करवाने पे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। निकालने पे टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा? जी हाँ निकालने पे टैक्सेबल होगा। तो मैं बोलूं कि एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपए जमा किए तो इसका क्या टैक्सेबल निकालना है? ये हमारा टैक्सेबल होता ही नहीं है, उसे क्या करेंगे, स्किप, उसका कोई काम। लेकिन जब बोला जाएगा कि हमने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल लिए हैं तब हमारा वहां कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यूआरपीएफ, आगे स्टार्ट करते हैं। यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड।
तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में देखें तो यहां पे भी दो चीजें हैं, एक है कंट्रीब्यूशन, पहले मैं इसका कर देता हूं, ये हो जाएगा डिपॉजिट, तो उस टाइम पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट। एक डिपॉजिट के बाद विड्रॉल, निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो हमारे पास यहां चार चीजें आ जाएगी। एक निकलेगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक निकलेगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक निकलेगा इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट में भी दो पार्टीशन आ जाएंगे, एक तो मेरे वाले पैसे जमा करे थे उस पे, और एक जो एम्प्लॉयर वाला पैसा है उस पे। यहाँ पे दो पार्टीशन आ जाएगा, इंटरेस्ट हो सकता है एम्प्लॉयर वाले पैसे का हो, और हो सकता है हमारा एम्प्लॉय वाले पैसे का हो। पहले एक बार समझ लेते हैं है क्या। जैसे देखो, एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर ने बोला भैया हमारा जो पीएफ है आपसे गवर्नमेंट बेहतर है, तो ये क्या बना रही है, यू आर पीएफ एक बना के चल रही है। और एम्प्लॉय को जब कभी भी सैलरी दिया जाएगा तो एम्प्लॉय के सैलरी को देने से पहले एम्प्लॉय का यहां पे, और एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, जब कभी भी पैसे दिए जाएंगे तो उसको काट के दिए जाएंगे। तो सपोज करो, आप सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं, इसकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, तो हम इसे 50,000 नहीं देंगे, 10% काट लेते हैं। सपोज करो कितना काट लेते हैं हम, तो 10% काट लेते हैं, तो इसमें जमा कितने हो गए, 5,000। अब इसके में से काटे तो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से भी जमा करने पड़ेंगे, कितने, 5,000, तो टोटल कितने जमा हो गए, 10,000। अब जब टोटल 10,000 रुपए जमा हुए हैं तो मुझे ब्याज तो 10 पे मिलेगा या 5 पे मिलेगा, यानी इसके ऊपर मुझे अलग से मिल रहा है, मान लेते हैं 9.5%, और इसके ऊपर अलग से मिल रहा है, मान लेते हैं 9.5%। मैं इकट्ठा ना करके अलग अलग लगा के देखता हूं, तो 5,000 पे कितने हो जाएंगे 9.5% जो ब्याज मिलेगा, 475। यानी इधर 475 मिला और इधर 475 मिला, कितने मिले, 475। अब मैं जो जो पूछूंगा आप जवाब दीजिएगा। जो ये 5,000 रुपए ये एम्प्लॉयर का है और ये एम्प्लॉय का है। जब मैं पैसे निकालने जाऊंगा तो मेरे पास पता है कितने पैसे आएंगे, टोटल 10,000 रुपए निकल के आएंगे, मैंने जो जमा करवाए थे। जब मैं विड्रॉ करूंगा तो 10,000 वो, और प्लस मुझे 475, 475 का मुझे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। 475 नहीं, इनफैक्ट 475 इंटू में 950 का मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यही होने वाला है। जब मैं पैसे को निकालूंगा आफ्टर रिटायरमेंट तो 10,000 तो मुझे वो मिल गए, और 950 ब्याज का। अब जो 10,000 जो मुझे मिला है वो 10,000 दो लोगों के हैं। जो मुझे 10,000 मिला है वो 10,000 मुझे कितने लोगों के हैं, दो, एम्प्लॉयर का भी है, एम्प्लॉय का। तो मैंने बताया कि भैया विड्रॉ करते टाइम पे एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय वाला। बोला भैया एम्प्लॉय वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये तो एग्जेम्प्ट है, और इसका डिडक्शन जैसे उसका एटीसी में मिल रहा था, इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन भी। और एम्प्लॉयर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। कहां, सैलरी में। फुल्ली टैक्सेबल कहां हो जाएगा, सैलरी में। फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वो सैलरी में। पहले ये दोनों पार्ट समझ में आए।
यानी 5,000 10,000 मिले थे मुझे कंट्रीब्यूशन के, तो 5,000 रुपए तो जो मैंने जमा कराए थे वो तो कुछ नहीं करना, और जो 5,000 मेरे वाले हैं जो मालिक ने दिए थे मुझे एक्स्ट्रा वाले, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे किसमें, सैलरी में। कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कह लो, एट द टाइम ऑफ विड्रॉ कह लो, जब निकालेंगे। समझ में आया? और जब हम जमा करवा रहे हैं जिस दिन पे, उस दिन टैक्सेबल होगा क्या ये? नहीं होगा। अब इंटरेस्ट में भी हमारे 950 मिले, क्या 950 सारे मेरे पैसे पे मिले या दोनों के मिला के? तो यहां पे एम्प्लॉयर का भी आ गया और एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर वाला बोला गया भैया ये टैक्सेबल होगा सैलरी में, और एम्प्लॉय वाले को बोला ये भी टैक्सेबल होगा, लेकिन ये होगा अदर सोर्स में। जब सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे तो एम्प्लॉय वाले इंटरेस्ट को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये टैक्सेबल होता है जाके हमारा अदर सोर्स के अंदर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अदर सोर्स चैप्टर हमारा अलग से है, तब हमें पता चलेगा। पहले देखिए ये कुछ समझ में आया? सर एक डाउट है, इंटरनल टेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएटी टॉपिक में ग्रेजुएटी कवर्ड अंडर एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, सैलरी का मीनिंग डिफरेंट होगा या सेम होगा? आपने एक ही सैलरी मीन कराया है उसमें, बट बुक में दोनों में अलग अलग सैलरी, मैंने अलग अलग कराया होगा। जो उसमें है ना, दोनों जो नेगी पूछ रहे हो ग्रेजुएटी वाला पोर्शन, दोनों में सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। एक जगह फुल डीए लिया जाता है, एक जगह पार्ट डीए लिया जाता है, एक जगह एवरेज सैलरी है अनरिकॉग्नाइज में, नॉट कवर्ड वाले में, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल सैलरी लिया जाता है, लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है हमारा वो लिया जाता है। दोनों में अलग अलग है, एक बार वीडियो को देखिएगा, मैंने अलग अलग कराया हो। सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ज्योति का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया जो मेरे माइंड से स्किप हो गया। बोल रहे हैं सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? इसको शॉर्टकट में बड़ा पॉपुलर होता है पीपीएफ अकाउंट। ये वो प्रोविडेंट फंड नहीं है जो कि मालिक और नौकर का, आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, तो आप जैसे पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराओगे या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराओगे, आपको देंगे 8%। और अगर आप पीपीएफ में फिक्स डिपॉजिट करा दो, मतलब पीपीएफ हर साल का एक अमाउंट होता है कि डिपॉजिट करना है, अगर आप पीपीएफ में पैसे जमा कराओगे तो आपको देंगे 12%। तो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में ना जमा करवा के कहां करवा देते हैं, पीपीएफ। तो ये एक तरीके का हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि बैंक में खुलता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर साल में मैक्सिमम डिपॉजिट करने की लिमिट अब तो बढ़ गई है, खैर एक होता है, पहले 70,000 था, शायद अब 1.5 लाख कर दी गई है। और इसे किसी भी सरकारी बैंक में आप जाके खुलवा सकते हैं कि हमारा पीपीएफ खोल दो। इसके अंदर लॉक इन पीरियड रहता है, 3 साल से पहले पैसे इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते जब आप जमा करेंगे तो ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका सैलरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? इस पे एक सवाल देख लें। चलिए आइए एक सवाल देखते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। चलिए साहब, पहला चेंज मैं ये कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं मैं 7,000, पहले 6,000 था, अब कर रहा हूं 7,000। दूसरा, ही रिटायर ऑन 1/1/2025, या 24 ही कर देते हैं, ये रिटायर हो गया 1/1/2024 में रिटायर हो गया। ऑन रिटायरमेंट ही विड्रॉ
URPF contribution 1 lakh rupees and इंटरेस्ट 15,000 रुपीज। ठीक है, इसने रिटायर होने के बाद यूआरपीएफ में से पैसे निकाले, 1 लाख रुपए निकाले कंट्रीब्यूशन का और 15,000 रुपए निकाले इंटरेस्ट का। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोनों का बराबर होता है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि एम्प्लॉय का कितना था एम्प्लॉयर का कितना था, तो आप समझ जाइए 1 लाख होगा तो 50,000 रहा होगा एम्प्लॉयर का और 50,000 होगा, और इंटरेस्ट अगर 15,000 है तो 7500 रहा होगा एम्प्लॉयर का और 7500 एम्प्लॉय का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं एचआरए वाले पॉइंट पे। एचआरए अगर न्यू रिज्यूम की बात करें तो पूरे 1,20,000 टैक्सेबल, लेकिन ओल्ड रिज्यूम की बात करें 1,20,000। यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअल रिसीव्स एक्चुअल रिसीव 1,20,000। पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड है हमारा 7,000 इंटू में। अब एक्चुअल रिसीव बताओ कितना है हमारा, यहाँ गड़बड़ हो गई क्योंकि रिटायर हुआ तो भैया रिटायर तो जनवरी में हो गया तो 9 महीने का होगा ना। एक्चुअल रिसीव क्या होगा, अब 9 तक ही रुकना होगा आपको, और पीछे जो ये है ये भी गलत हो गया, ये सब गलत। क्यों, क्योंकि 9 मंथ ही काम किया इसमें, तो ये 12 की जगह पे कैलकुलेशन जो जाएगा वो 9 और 9, तो 4,90,000, 4,90,000 और 90,000, और ये भी कितना आ जाएगा 10,000 इंटू में 9, दैट इज 90,000। न्यू रिज्यूम में तो पूरे 90,000 लेस करेंगे एग्जेम्प्ट, वो देखना पड़ेगा। रेंट पेड कितने से होगा, इंटू 9 से, -10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी क्या होगा यहाँ पे 4.5 लाख रुपए और प्लस 90,000, तो 9 और 5 14, 5,40,000। 5,40,000 का कितना हो गया 54,000। तो हेयर अगर हम देखें तो 7,000 इंटू 9, 63,000 माइनस 54,000, तो 9,000 आ गया। और थर्ड पॉइंट देखें 50% ऑफ सैलरी, तो ये आ जाएगा हमारा 540 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 540, 270। तो एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो तीनों में से जो कम होगा वो लोअर मिल जाएगा। वो तीनों में से कम लोअर कितना है 9,000, तो मैं यहाँ पे दैट इज माइनस करूंगा 9,000 और यहाँ पे 81। इसके बाद है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस CCA। ये तो भैया पूरा टैक्सेबल होगा, 300 इंटू में 12, 3,600 और 3,600। इसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन, तो ये 300 इंटू में 12, 3,600 और लेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 100 रुपए एक बच्चा, 2 बच्चा है तो 200 रुपए एक बच्चा हो जाएगा इंटू में 12, 2,400। तो टैक्सेबल यहाँ 1,200, लेकिन यहाँ पे पूरा टैक्सेबल 3,600। अब हम निकालेंगे क्या URPF। ठीक है, अब URPF में हमने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 वाला पार्ट जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, उसको कुछ नहीं करना, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो दैट इज 50,000 हमारा ये टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, समझे बात है। इसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में से क्या बताया था मैंने,
कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो भी टैक्सेबल होगा और जो एम्प्लॉयर का है वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन अलग अलग जगह पे। मेरा वाला अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी का हिस्सा नहीं है, और जो एम्प्लॉयर वाले पे मिला है वो सैलरी का हिस्सा टैक्सेबल माना जाएगा। तो यहां हम क्योंकि सैलरी निकाल रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ यहां पे लूंगा 50% ही इसका, क्योंकि आधा 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 बराबर होता है यहाँ पे। तो 7500 किस वाले पे है? ये एम्प्लॉयर वाले पे है। आप सिंपल से लगा लो ना, 50,000 रुपये को परसेंटेज तो दिया नहीं है यहाँ पे, कोई 13%, 9.5% वाला कोई पंगा या 12% वाला कोई पंगा नहीं है, ये सीधा सीधा है। ये लीजिए आ गया जीटीएस। सिक्स 8 3 और दूसरे का क्या आ रहा है? 694। ये आ गया जीटीएस। लास्ट में रिडक्शन देके खत्म कर देंगे। बताइए इस कैलकुलेशन समझ में आया? यहां पे क्या आएगा मेन फैक्टर? एक तो रिटायरमेंट वाला डेट, दूसरा फैक्टर आपको ये देखना है कि भैया जमा कर रहा है, शायद यहां पे ये भी दे देता, ऑल्सो कंट्रीब्यूट 2000 पर मंथ, या मैं यहां पे लिख सकता हूं एक लाइन, एंड कंट्रीब्यूट 5000 पर मंथ बाय एम्प्लॉयर। मैंने ये लिख दिया लाइन कि जमा करवाया मैंने 5000 पर मंथ, तो सर ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और जमा करवाया तो उस टाइम पे कोई पार्ट टैक्सेबल, तो इसको लेंगे नहीं, इसे स्किप कर देंगे इस लाइन को। इंटरेस्ट के अंदर कहा जा रहा है कि सर दोबारा बता दीजिए, तो चलिए एक बार देखते हैं। मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट वाला पार्ट जो होगा वो दो लोगों का होगा, एक एम्प्लॉयर वाले पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा, एक एम्प्लॉय वाले पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। एम्प्लॉयर वाले पैसे का इंटरेस्ट किस में टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी में। एम्प्लॉय वाले का किस में टैक्सेबल होगा? जाके अदर सोर्स में। तो यहां पे देखा जाए तो हमें पूरा 15,000 रुपए मिला, तो 15,000 दोनों का ही होगा 50-50, तो मैंने सिर्फ एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन यहां ले लिया है। कोई है क्या वहां? बताइए सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अलग अलग अमाउंट पीएफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर दोनों ही अमाउंट 12% से कम हो? बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि एम्प्लॉयर को मैक्सिमम 12% तक ही करना है, उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से चाहता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे साइड देखा जाए एम्प्लॉय के लिए बोला गया भैया तुम 12% कट पिट के आ रहा है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं यार घर पे हमारी और अलग से इनकम का सोर्स है, तो घर सैलरी नहीं ले जाते, वो सब पीएफ में ही जमा करा देते हैं, दे दो भाई वहीं जमा कर दो, उससे फायदा मिलता है, इसको हायर रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं ऐसा कि ज्यादा ज्यादा पैसे कटवा देते हैं, उनको रहता है कि ज्यादा ज्यादा कटवाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा एक साथ में। और आपने कई बार सुना होगा यार पीपी पैसे, वैसे तो सैलरी मेरी 10,000 है, कट पिट के 9 मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो वो कट पिट के मतलब होता है पीएफ का पैसा कटता है वहां पे। सर चिल्ड्रन एजुकेशन 9 मंथ, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो हमने क्या गड़बड़ कर दी, एक बच्चे ने पकड़ लिया कि सर ये सब गलत हो गया आपका, यहाँ पे क्या करोगे? सर ये भी गलत हो गया, यहाँ पे क्या करोगे? और सर ये भी गलत हो गया, यहाँ पे क्या करोगे? नो। तो अब जब गलत हो गया तो फटाफट से सही बताइए। इसको 2700 करिए, टोटल आप करिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिटायरमेंट वाले में थोड़ा डेट भूल जाते हैं। ये बस टोटलिंग कर लीजिए, क्या है टोटल बताइए। ये दोनों चेंज होगा, पता चला? 6 लाख, और दूसरे में 1800, और 9,000 जोड़ दीजिए इसमें। सिक्स 92। मेरे ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ा, वही याद, वही तो नहीं करके बता दिया दोबारा? हाँ अच्छा, 692 900, नहीं कुछ टोटल सही से कर लिया ना? आप भी देख लीजिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो बच्चे लाइव हैं वो भी देख लीजिएगा, टोटल वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये मत समझिएगा कि गलत करा दिया गया।
जो लास्ट लाइन मैंने ऐड किया है, बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि डिपॉजिट कर रहा है, और यूआरपीएफ डिपॉजिट करते टाइम पे सरकार बोलती है जो भी जमा करेगा एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉय कर रहा है उसको भूल जाओ, वो सैलरी का पार्ट नहीं है, कहीं का पार्ट नहीं है, जब निकालोगे तब हम आपका टैक्सेबल कर देंगे। तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा यूआरपीएफ। बताइए कोई डाउट।